हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ नया पढ़ेंगे आज। और आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे एज ह्यूमंस हमें पता है कि हम किस तरह से फ्रॉम अ सिंगल सेल हम ग्रो करते हैं और किस तरह से प्रॉपर एक ह्यूमन निकल के आता है आफ्टर से अराउंड 9 months ऑफ जेस्टेशन। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं यूजीसी नेट में जानने के लिए लास्ट तक वीडियो तक टिके रहिएगा, बिकॉज इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए एंड आई एम टेकिंग ओनली दोज क्वेश्चंस, ओनली दोज सब्जेक्ट्स विच हैव कम रिपीटेडली। और वो उनके चांसेस भी बहुत होते हैं आने में, बहुत ही जेनरिक होते हैं, लेकिन तब भी इंसान गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और आपको कहीं से भी लगता है कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रही है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा एम्ब्रियो बोलते हैं, जिसकी एक छोटी सी पूँछ भी है, एक सर दिख रहा है। और इसी को, ये कौन सी स्टेज होती है, कौन सी स्टेज पहले आती है, कौन सी स्टेज बाद में आती है, इसी के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, दिस इज समथिंग रिलेटेड विद बायो एंड ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड विद डेवलपमेंट। तो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? कंसेप्शन मतलब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि कंसीव करने से पहले, जब फीमेल कंसीव करती है उसके पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? मैच्योरिटी ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब जैसे ही एक फीमेल और एक मेल मैच्योरिटी रीच करते हैं, ठीक है, उससे पहले हमारे जो सेक्स सेल्स होते हैं उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करते हैं? हमारे जीन्स। और हमारे जीन्स क्या होते हैं? हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेरिडिटी। जो अगर आपके दादा परदादा के डिम्पल पड़ता था गाल में और आपके पड़ने लगा, आपके पिताजी के नहीं पड़ता है, तो दिस इज़ जेनेटिक। आपके पिताजी के बाल अगर कर्ली थे और आपके बाल कर्ली हो गए, तो दिस इज़ जेनेटिक। ठीक है, आँखों का रंग इज़ ऑल्सो जेनेटिक। बहुत सारी चीज़ें जो हम, बहुत सारे हमारे बीमारियाँ भी जेनेटिक होती है, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है? Sex cells contain 23 pair of chromosomes that contain genes. Chromosomes of each cells arrange themselves into pairs. अब क्या होता है? अब धीरे धीरे करके एक मदर का क्रोमोसोम और एक फादर का क्रोमोसोम का एक पेयर बन जाता है, जिससे एक नया सेल बनता है और ये स्प्लिट होने लगता है। फिर आता है ओव्यूलेशन। फीमेल के साइकिल में ओव्यूलेशन का एक प्रोसेस होता है, जहाँ पर जो पीरियड साइकिल होता है, एटलीस्ट पीरियड साइकिल के फर्स्ट डे से जनरली 14 से 16 डे के बीच में ओव्यूलेशन का टाइम होता है, जहाँ पर एक मैच्योर ओवम रिलीज़ होता है। कहाँ से रिलीज़ होता है? फॉलिकल से रिलीज़ होता है, ओवरी के फॉलिकल से रिलीज़ होता है। और कहाँ पहुँच जाता है वो? फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है, यूटेरस के अंदर। और इसी समय पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि अगर स्पर्म्स, या उसको हम अगर स्पर्मेटोजोआ बोलें, उसके साथ उस ओवम का सहवास, या कह सकते हैं संभोग, या कह सकते हैं कि कोइटस हो जाता है, तो वहाँ पर जो मेल स्पर्म्स होते हैं वो यूटेरस पे जाके, वो फैलोपियन ट्यूब तक जाके, और वो ओवम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और कैसे अट्रैक्ट होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग हार्मोनल फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं। और इतने सारे स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं, लेकिन एक स्पर्म होता है जो कि ओवम को जनरली एंटर करता है। और उसी के बाद क्या होता है कि द टू न्यूक्लियाई, मतलब कि ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो मर्ज कर जाता है। और ये जो न्यू सेल होता है, दिस हैज़ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। कहाँ से आपके पास दोनों पेरेंट्स के जीन्स आ जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें 23 पेयर्स ऑफ जीन्स जो है मदर के साइड के होते हैं और 23 फादर के साइड के होते हैं। सो द पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो है वो
चले जाते हैं उस सेल में। हिंदी में भी एक बार जल्दी से बता देते हैं। सबसे पहले प्रजनन कोशिका की परिपक्वता होती है। परिपक्वता से पहले यौन कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जिनमें जीन्स होते हैं, ठीक है। एंड हर कोशिका के गुणसूत्र जोड़े में व्यवस्थित हो जाते हैं। एक गुणसूत्र माँ से और दूसरा पिता से एक नई कोशिका बना देते हैं और फिर ये लंबा लंबा डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, लंबाई में विभाजित हो जाते हैं। महिला प्रजनन कोशिका का ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होता है, जब हमारा पीरियड साइकिल मासिक धर्म चक्र चल रहा होता है, तब जो डिंब होता है जिसको अंडा कहते हैं, अंडाशय के किसी एक जगह से निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में कहाँ तक पहुँच जाता है, यूट्रस यानी कि गर्भाशय तक अपना रास्ता खोज लेता है। और थर्ड क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, कोइटस, निषेचन। सहवास के दौरान जो शुक्राणु होते हैं जो कि पुरुष के पास होते हैं वो गर्भाशय में जमा हो जाते हैं और वो फैलोपियन ट्यूब में अपना रास्ता बना देते हैं और हार्मोनल के फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग हार्मोनल फोर्स बलों के द्वारा डिंब की ओर आकर्षित हो जाते हैं। एक शुक्राणु जनरली कोशिका अंडाणु में प्रवेश करती है और 2 केंद्रक विलीन हो जाती है। तो नई जो कोशिका होती है उसमें 30 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 2 मतलब आधे आधे माँ के और आधे आधे पिताजी के जीन्स होते हैं और इसी का एक नया संयोजन बन जाता है। यहाँ पर कुछ पहले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि कुछ इस तरह से एक स्पर्म सेल जो है वो जाके एक ओवम में जाके फ्यूज़ करता है, ठीक है। एंड नीचे वाले डायग्राम में इन्होंने क्या दिखाया है, बेसिकली इन्होंने फर्स्ट डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये जो जहाँ पर एक स्पर्म फ्यूज़ कर रहा है, आप पहला छोटा सा जो सर्कल है उसमें देखोगे कि इतने सारे स्पर्म्स है बाहर, लेकिन एक ही स्पर्म है जो कि अंदर घुस पाया है। फिर 5 डेज में ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ये पूछा जाता है, ठीक है, अरेंज इन दी ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी। तो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, 28 दिन पे हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, ब्रांकियल आर्चेस आने लगते हैं। उसके बाद जो है 34 दिन पे करीब अम्बिलिकल कॉर्ड बनने लगती है। 40 उसके बाद आते हैं 40 to 42 डेज़ में आँखें बन जाती हैं। 47 डेज़ में लिम्स, फिंगर्स, टोज़ बनना शुरू हो जाते हैं और 16 हफ्ते तक देखो बच्चा जो है एक नॉर्मल बच्चे की तरह दिखने लगता है। 40 हफ्ते तक उसके बाल भी आ जाते हैं। इसी को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है पीरियड ऑफ द ओवम, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपको नीचे डायग्राम में भी दिख रहा होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद न्यूक्लियस और ओवम, स्पर्म मतलब न्यूक्लियस ओवम का और स्पर्म का वो फ्यूज़ कर जाता है एक साथ और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं। सेल पास करता है फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब। अब ये सेल कहाँ जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब में पास करते हुए जा रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हो गए, 8 से 16 हो गए, 16 से 32 हो गए, 32 से 64 एंड सो ऑन। और धीरे धीरे करके इनमें से इसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद इसको हम जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट से छोटे 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 प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, हाथ की तरह बाहर निकल के आने लगते हैं। और वो क्या करता है, यूटरस में जैसे ही पहुंचता है वो जाके वो अपने आप को जैसे एक सीड एक मिट्टी में, सॉइल में जाके वो अपने आप को अपना रेडिकल निकालता है ना, अपना रूट का सिस्टम जो है वो बाहर निकालता है। इसी तरह से ये भी क्या करता है, ये एक तरह से एक बरो बना लेता है। जो इसके फिंगर जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो जाके धंसा लेते हैं यूटराइन वॉल में, यूटरस की वॉल में, और वहीं से नरिशमेंट मिलता है। कैसे, माँ के खून के ज़रिए। अब आप सोचेगी कि ये कैसे होता है यूटरस में, तो हर मासिक धर्म के जस्ट पहले जब हमें पीरियड्स होने शुरू होते हैं उससे जस्ट पहले क्या होता है, हमारी बॉडी तैयारी करती है इसी यूटरस के बेड को बनाने में कि अगर वो जाइगोट आता है तो उसको हम नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। तो समझ लो ये परतें आर्टरीज होती है, सेल्स होते हैं जिससे ये नरिशमेंट वो दे सके, ये पूरी बनती है। और अगर
नहीं कोइटस या संभोग नहीं हो पाता है और जाइगोट नहीं बनता है, तो यही हमारे मेंस्ट्रुअल ब्लड यानी कि पीरियड यानी कि मासिक धर्म के रास्ते ये ब्लीडिंग होके ये निकल जाता है, राइट। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस जहाँ पर जाइगोट ने अपने आप को उस यूटरस के बेड पे जाके धंसा लिया है, इसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ब्लास्टोसाइट, उसके बाद क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट क्या हुआ? इम्प्लांट हो गया। अब सेकंड आता है पीरियड, हिंदी में लिखा हुआ है, निषेचन के बाद डिंब और शुक्राणु के केंद्रक आपस में जुड़ते हैं, 23 गुणसूत्रों की एक नई जोड़ी बनाते हैं। फिर कोशिका फैलोपियन ट्यूब से निकल के 2, 4, 8 और इससे अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जाइगोट से छोटे छोटे कोमल उभार निकलकर गर्भाशय की दीवार में समा जाते हैं और माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहा जाता है, जो कि दूसरे सप्ताह के एंड में होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वीक के एंड में इम्प्लांटेशन हो जाता है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। ये पीरियड ऑफ एम्ब्रियो जो फोटो आपने ऊपर देखी थी, ये पीरियड ऑफ एम्ब्रियो है। अब 8 से 9 दिन में जब इम्प्लांटेशन हो गया, तो अब हम उसको जो है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो बोलने लग जाते हैं, ठीक है। जाइगोट को अब हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो बोलेंगे। अब क्या होगा? जो यूटरस की जो लाइनिंग है वो ओवम को एक थैली में कवर कर लेती है, जिसको हम प्लासेंटा बोलते हैं, ठीक है। एक थैली में, एक सैक में कवर कर लेती है और प्लासेंटा जो है वो बनना शुरू हो जाता है। और इसी प्लासेंटा से क्या होता है? नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, पोषण मिलने लगता है एम्ब्रियो को। कैसे? फूड और ऑक्सीजन माँ से इसी प्लासेंटा के ज़रिए उस बच्चे को मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अब धीरे धीरे करके क्या फॉर्म होने लगता है? सारे इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स डेवलप होने लगते हैं, फंक्शनिंग उनकी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। क्या क्या होता है? सेक्स ऑर्गन्स इतना डेवलप हो जाते हैं कि एम्ब्रियो का सेक्स पता चल जाता है, जो कि एक इट्स लाइक अ अनलॉफुल थिंग, मतलब भ्रूण की लिंग का जांच हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस पीरियड के अंत तक एम्ब्रियो कितना, लगभग 1.5 से 2 इंच लंबा होता है और 1 आउंस का उसका वेट होता है। ग्रोथ इन द हेड रीजन इज मच ग्रेटर दैन इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर सिफेलोकॉर्डल लॉ देखो, हेड के रीजन में ग्रोथ पहले हो रही है और ज़्यादा हो रही है दैन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और क्या क्या हो रहा है? प्लासेंटा बन रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड बन रही है और एमनियोटिक सैक, वो जो सैक था ना जिसमें ओवम जो है कवर हो जाता है, उसको सैक बोलते हैं, वो हम एमनियोटिक सैक उसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, 8 से 9 दिनों के बाद डिंब को गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। गर्भाशय रेखा निषेचित डिंब की एक थैली में ढक देती है और प्लेसेंटा विकसित होने लगता है। भोजन और ऑक्सीजन का आदान प्रदान नाल से शुरू हो जाता है। इस छोटी अवधि के दौरान विकास तीव्र और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शरीर में सभी महत्वपूर्ण अंगों, ऊतकों और प्रणालियों का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? आंतरिक विशेषताएं विकसित और कार्य करने लगती है, बाहरी और आंतरिक। भ्रूण के लिंग को पहचानने के लिए यौन अंग पर्याप्त रूप से विकसित होने लगता है और इसकी लंबाई भ्रूण की कितनी हो जाती है? 1.5 इंच से 2 इंच और वजन लगभग 1 आउंस हो जाता है। नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ फीटस। पीरियड ऑफ फीटस क्या हुआ आपका? 8 से 9th वीक जब एम्ब्रियो की लाइफ ख़त्म हो जाती है तो शुरू हो जाता है फीटल पीरियड या पीरियड ऑफ फीटस, ठीक है। पीरियड ऑफ फीटस में सारे एसेंशियल ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। हेड में सबसे ज़्यादा, सर का जो भाग होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है ताकि ब्रेन जो है वो फटाफट ग्रो करे और हमारे हाथ पैर, मतलब ईटस के हाथ पैर जो है वो धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं, ठीक है।
तो जर्माइनल, एम्ब्रियोनिक और फीटल स्टेज, ये भी याद रखना। एक्सटर्नल, इस स्टेज में क्या क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स डेवलप करने शुरू, वो तो अपना करते ही रहेंगे। ग्रोथ फॉलोज द लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, दोनों लॉज क्या थे, प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल। और ये अगर आपको समझना है कि प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल क्या है, तो आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। इंटरनल ऑर्गन्स एक अडल्ट पोजीशन ले लेते हैं बाय द 5th लूनर मंथ। इंटरनल ऑर्गन्स जो है पूरी तरह से विकसित होना शुरू हो जाते हैं। नर्व सेल्स जो कि 3rd वीक में प्रेजेंट होते हैं, वो फटाफट इंक्रीज करते हैं इन नंबर ड्यूरिंग द 2nd, 3rd एंड 4th मंथ्स। अब फीटस जो है अगर उसको निकाला जाएगा तो वो वायबल रहेगा, मतलब कि वो ज़िंदा रह सकता है अगर किसी वजह से उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ गया एज अ प्री मैच्योर बेबी। 6th या 7th मंथ तक उसकी वायबिलिटी जो है वो पहुंच जाती है, और यहीं पर जो फीटस है वो किक मारना शुरू कर देता है, इधर उधर घूमता है, और 2nd और 3rd मंथ से सोचो वो किक मारना शुरू कर देता है। ठीक है, वही चीज़ हिंदी में, गर्भाशय के 8 से 9 सप्ताह के बाद भ्रूण पूर्ण हो जाता है और स्वस्थ भ्रूण में सभी आवश्यक अंग होने लगते हैं। सिर के सिरे को सबसे अधिक ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलता है ताकि मस्तिष्क तेजी से विकसित हो सके, और बाकी के अंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। बाहरी और आंतरिक विशेषताएं वृद्धि और विकास जारी रखती है। विकास विकासात्मक दिशा के नियमों का पालन करता है। 5वें चंद्रमास तक आंतरिक अंग लगभग वयस्क स्थिति ग्रहण कर लेते हैं। 3रे सप्ताह से मौजूद तंत्रिका कोशिकाएं 2रे, 3रे और 4थे महीने के दौरान संख्या में तेजी से बढ़ती है। 6ठे या 7वें महीने तक व्यवहारता की आयु पहुंच जाती है, मतलब वो हाथ पैर मारने लगता है। ठीक है, इसके बाद आता है जो ये फीटल स्टेज है, और फीटल स्टेज के बाद क्या आ जाता है हमारा, जब बच्चा अपना पूरा जेस्टेशनल टाइम जो कि 37 वीक्स होता है, अराउंड दैट, कभी कभी 39 वीक्स भी हो जाता है, कभी 36 भी हो जाता है, कभी 35 भी हो जाता है, कभी 38 भी हो जाता है। जेस्टेशनल वीक जब कंप्लीट कर लेता है, उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं, तब टाइम हो जाता है और तभी डिलीवरी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनल सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंटरनल ह्यूमन बॉडी का था। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने का, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता है, ब्लास्टोसाइट फॉर्मेशन होता है, पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फिर ब्लास्टोसाइट होता है, फिर जाइगोट होता है, फिर एम्ब्रियो होता है, और उसके बाद फिर फीटस होता है। या फिर पूछा जाएगा कि कौन से एंड डेज में, मतलब आप मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं कि 8th डे तक क्या रहता है, 8th वीक में उसको हम क्या नाम देते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं कि फीटस बोलते हैं कि हम ब्लास्टोसाइट बोलते हैं। ठीक है, 37 वीक्स पे हम उसको क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है कि लिम्स कौन से वीक में डेवलप कर सकती है, हार्ट फुली फंक्शनल कब हो जाता है, किडनीज कब डेवलप हो जाती हैं। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप फिट। गुड बाय।